गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मंजू ठाकुर और आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताऊंगी उस टॉपिक का नाम है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हाइपरटेंशन। व्हाट इज़ द हाइपरटेंशन? व्हाट इज़ द हाइपरटेंशन? नॉर्मल बीपी जो है वो अडल्ट का कितना होता है? नॉर्मल बीपी जो है वो अडल्ट का कितना होता है? 120/80 mm ऑफ द Hg। 120 जो बीपी है इसको क्या नाम दिया जाता है? सिस्टोलिक बीपी। एटी mm ऑफ Hg इसको क्या नाम दिया जाता है? डायासिस्टोलिक बीपी। अगर किसी भी अडल्ट का बीपी 120/80 mm ऑफ Hg से अबव चला जाए तो उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशंस। जैसे कि लाइक एज 130/90 mm ऑफ द Hg, 140/90 mm ऑफ द Hg। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है हाइपरटेंशंस जैसी कंडीशन। अब हम बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को थोड़ा ट्रिक से बताऊंगी, किस तरह से याद रखना है, किस तरह से हमें पहचाना है कि ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूं A, B, C और D। A, B, C और D। ठीक है। A इंडिकेट करता है अल्फा एडर्नेजिक ब्लॉकर। ठीक है। ये कौन सी ड्रग्स है? ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंडर कैटेगरी है। सेकंड ए से कौन सी ड्रग्स आती है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की? तो वो आती है एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसी इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं एसी इनहिबिटर्स बोलती हूँ तब भी आपको पहचान लेना है कि ये एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स है। तो हमारी ए से हमारी कितने टाइप्स की कैटेगरी बनी? अल्फा एडर्नेसिक ब्लॉकर्स और एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। बात करते हैं बी। बी क्या इंडिकेट करता है? बी इंडिकेट करता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो है ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ साथ एंटी डिसअरिथमिक ड्रग्स भी है, जो कि जिसके बारे में मैंने आपको अपने पहली वाली क्लास में अच्छी तरह से बताया हुआ है। ठीक है। बात करते हैं सी। सी क्या इंडिकेट करता है? सी डोनेट करता है कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो भी ड्रग है ये भी एंटी हाइपरटेंसिव भी है और एंटी डिसअरिथमिक भी है। बात करते हैं डी की। तो डी से क्या है? डी क्या इंडिकेट कर रहा है? ड्यूरेटिक्स। ड्यूरेटिक्स जो है ये भी एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। ठीक है। तो फर्स्ट ट्रिक क्या रहा आपका? ए, बी, सी और डी। ए क्या ए से हम क्या पहचानेंगे कि ए के अंडर कौन कौन सी ड्रग्स आ रही है? हमारी अल्फा एडर्नेसिक ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, या इसको शॉर्ट टर्म्स में हम क्या जानते हैं? एसी इनहिबिटर। बात करते हैं वी। वी क्या इंडिकेट कर रहा है? बीटा ब्लॉकर, जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी है और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ साथ ये एंटी डिसअरिथमिक ड्रग्स भी है। बात करते हैं सी की। सी क्या इंडिकेट करता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आल्सो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड एंटी डिसअरिथमिक ड्रग्स, जो कि मैंने दोनों की दोनों अपने पिछले वाली क्लास में जो है वो उसके बारे में मैंने डिस्क्राइब करा हुआ है अच्छी तरह से। बात करते हैं डी। डी क्या इंडिकेट करता है? ड्यूरेटिक्स। ठीक है। बात करते हैं अल्फा एडर्नेसिक ब्लॉकर। सबसे पहले कोई भी ड्रग्स को पढ़ रहे हैं उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस का हमें पता होना चाहिए कि ये जो ड्रग्स है ये किस तरह से अपना एक्ट करेगी। ठीक है। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की बात करें तो ये क्या करेगी? ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको ये इनहिबिट कर देगी।
अब क्या होगा कि जैसे ही सेम पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट होगा वैसे ही डिक्रीज्ड हो जाएगा द लेवल ऑफ एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन। अब एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन का लेवल जैसे ही डिक्रीज्ड हुआ तो हमें क्या रिजल्ट मिला, तो जो बॉडी में पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स थी वो क्या हो गई, बेजोडाइलेशंस हो गई, बेजोडाइलेशंस हो गई। और जैसे ही ये बेजोडाइलेशंस हुई वैसे ही हाइपोटेंशन जैसी कंडीशंस देखने को मिली, मतलब बीपी जो है वो हाइपरटेंशन से हाइपोटेंशन में आ जाएगा, मतलब बीपी का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से जो है वो अल्फा एडर्नेसिक ब्लॉकर्स जो है वो अपना एक्ट करती है। अब बात करते हैं कि अल्फा एडर्नेसिक ब्लॉकर्स के अंडर पाई जाने वाली ड्रग्स। फर्स्ट टेराजोसिन, सेकंड पैराजोसिन, थर्ड डॉक्साजोसिन। ये सारी की सारी ड्रग्स जो किसके अंडर आती है, अल्फा एडर्नेसिक ब्लॉकर्स के अंडर आती है। इसके अलावा अल्फा एडर्नेसिक ब्लॉकर्स के क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें देखने को मिलेगा ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही पेशेंट्स नॉर्मल सिटिंग पोजीशन से या नॉर्मल सुपाइन पोजीशन सडनली स्टैंडिंग पोजीशंस को वियर करेगा तो उस टाइम जो है उसको हाइपोटेंशन जैसी कंडीशंस देखने को मिलेगी। सेकेंड अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो ये इडीमा देखने को मिलेगा पेशेंट्स के एंकल्स में। इसके अलावा एसाइटस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट्स का वेट गेन देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे साइड इफेक्ट है किसके, एंटी अल्फा एडर्नेसिक ब्लॉकर्स के। बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस की। अगर नर्सिंग इंटरवेंशंस की बात करें तो मेन नर्सिंग इंटरवेंशंस जो है वो ये रहेगी कि पेशेंट्स का जो है वो वेट है वो डेली मॉनिटर्स करना है। पेशेंट्स की जो इनटेक एंड आउटपुट है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर्स करनी है। इसके अलावा जो मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही रहेगी कि पेशेंट्स को हमें इंस्ट्रक्ट करना है, पेशेंट्स को हमें एजुकेट करना है कि जब भी उसे स्टैंडिंग पोजीशंस लेनी है सुपाइन या सिटिंग पोजीशन से तो 5 मिनट के लिए पहले सिटिंग पोजीशंस बियर करे, उसके बाद ही स्टैंडिंग पोजीशंस को बियर करे ताकि इस ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन को प्रिवेंट किया जा सके। बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की, एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, या इसी को हम अदर नाम से जानते हैं एसी इनहिबिटर, ठीक है। इसके अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की बात करें तो जो एंजियोटेंसिव एंजाइम है ये क्या करता है, ये लंग्स के पास जाकर एंजियोटेंसिव फर्स्ट को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिव सेकंड में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस के लिए या हाइपोटेंशन की कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, ये जो ड्रग्स है ये क्या करेगी कि जब ये जो एसी इनहिबिटर्स ड्रग्स है तो जैसे ही ये एंजियोटेंसिव फर्स्ट को कन्वर्ट करना एंजियोटेंसिव सेकंड में, कौन करता है, एंजियोटेंसिव। अब ये ड्रग्स क्या करेगी, जब एसी इनहिबिटर्स जो मेडिकेशंस है ये इसको जो है वो इसमें कन्वर्ट्स होने नहीं देगी। जब ये इसमें कन्वर्ट्स नहीं होगा तो यहाँ से ही हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस को मैनेज किया जा सकता है। अब बात करते हैं एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम्स के अंडर पाए जाने वाले ड्रग्स। कौन कौन से ड्रग्स है जो इसके अंडर आते हैं। सबसे पहले एंड इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी अगर हमें एसी इनहिबिटर्स ड्रग्स को फाइंड आउट करना है या पहचानना है तो उसकी क्या पहचान है, जितने भी एसी इनहिबिटर्स ड्रग्स होते हैं उनके पीछे प्रिल नाम लगा होता है। लाइक एज फॉर एग्जाम्पल्स के लिए बेंजाप्रिल,
कैप्टोप्रिल। इस तरह से जो है वो इसके अंडर्स जो है वो ये सारे के सारे ड्रग्स आते हैं। बात करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट इसमें भी हाइपोटेंसिस देखने को मिलेगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें भी साइड इफ़ेक्ट और जो इसकी नर्सिंग इंटरवेंशंस रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। बात करते हैं लास्ट और ड्यूरेटिक्स। ड्यूरेटिक्स जो ड्रग्स है इसकी भी अपनी 3 या 4 टाइप की कैटेगरी होती है, जैसे कि लूप ड्यूरेटिक्स, सेकेंडली पोटाशियम रिटेनिंग ड्यूरेटिक्स, and third category osmotic diuretics, and fourth category thiazide diuretic। अगर हम बात करें इनके अंडर्स पाए जाने वाले मेन ड्रग्स की बात करें तो लूप ड्यूरेटिक्स के अंडर्स आती है लेसिक्स, जिसको अदर फुरोसामाइड के नाम से भी जाना जाता है। एंड दिस ड्रग इज ड्रग ऑफ चॉइस एक्यूट हार्ट फेलियर। अगर क्रॉनिक हार्ट फेलियर की बात करें तो क्रॉनिक हार्ट फेलियर की जो ड्रग ऑफ द चॉइस है वो अलग है, वो कौन है, वो डाइजॉक्सिन्स रहेगी। बात करते हैं पोटाशियम रिटेनिंग ड्यूरेटिक्स, इसके अंडर्स आते हैं स्पाइरोनोलेक्टोन, ये इसके अंडर्स पाए जाने वाला मेन ड्रग्स होता है। और इस ड्रग्स को कौन से कंडीशंस में दिया जाता है, अगर पेशेंट्स में हाइपोकैलेमिया जैसी कंडीशंस हो तो इसका ये मोस्ट कॉमन इंडिकेशंस रहता है या मोस्ट कॉमन ड्रग्स रहता है। बात करते हैं ओस्मोटिक ड्यूरेटिक्स की। ओस्मोटिक ड्यूरेटिक्स के अंडर्स जो पाए जाने वाला मेन ड्रग्स है वो है मैनिटोल। थायजाइड ड्यूरेटिक्स की अगर बात करें तो इसके अंडर्स जो मेन ड्रग्स होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरथायजाइड, और दिस इज द ड्रग ऑफ द चॉइस हाइड्रोसेफेलस, ड्रग ऑफ द चॉइस हाइड्रोसेफेलस। स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस नहीं बताया। इन सभी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस जो है वो हमारे नेफ्रॉन के ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो मैं इसके अब सभी जितने भी ये कैटेगरी है उन सभी का जो मैकेनिज्म ऑफ द एक्शंस है वो मैं नेफ्रॉन का डायग्राम जो है उसको ड्रॉ करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। दिस इज द नेफ्रॉन, ये हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ये कौन सा पार्ट है, दिस इज द एफरेंट आर्ट्रियोल, दिस इज द इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल्स जो है यहाँ से ओपनिंग होती है, यहाँ से ब्लड जो है वो फिल्टर होने के लिए किडनी के पास आता है, तभी इसकी जो ओपनिंग होती है वो थोड़ी बड़ी होती है कंपैरिजन ऑफ द इफरेंट आर्ट्रियोल्स। दिस इज द ग्लोमेरुलर, ये मैं आपको सब कुछ एडिशनली बता रही हूँ। दिस इज द बोमेन कैप्सूल एंड दिस पार्ट इज द पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होगी, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स।
इज द लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले का ये वाला पार्ट होगा हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, दिस डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, and this part is the DCT, distal convoluted tubules। अब मैं बताती हूँ आपको कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो कहाँ कहाँ पर एक्ट करेगी, ठीक है। अगर हम बात करें ओस्मोटिक ड्यूरेटिक्स की, अगर हम बात करें जिसके अंडर हमने मैनिटोल्स ड्रग्स पढ़ा था, तो मैनिटोल्स ड्रग्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है वो पीसीटी के ऊपर रहेगा, नेफ्रॉन के पीसीटी के ऊपर जो है वो एक्ट करेगी। और एक्ट करके वो क्या करेगी, यहाँ पर जो रीएब्जॉर्प्शंस ऑफ द वाटर और सोडियम है उसको वो इनहिबिट कर देगी, और जिसकी वजह से बॉडीज में से सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगी, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी, और जिसकी वजह से बीपी जो है वो हमारा नॉर्मल आ जाएगा। बात करते हैं लूप ड्यूरेटिक्स की। लूप ड्यूरेटिक्स को अगर हमें याद रखने का तरीका बहुत इजी है, बिकॉज ऑफ लूप ऑफ हैनले। लूप को हम किसके साथ मतलब वो कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, लूप ऑफ ड्यूरेटिक्स। तो लूप ऑफ ड्यूरेटिक्स के अंडर हमने कौन सी पढ़ी थी, लेसिक्स या फ्रूसेमाइड। तो लेसिक्स और फ्रूसेमाइड जो है वो कहाँ पर एक्ट करेगी, तो वो करती है लूप ऑफ हैनले के भी कहाँ पर, तो असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, यहाँ पर जो है वो फ्रूसेमाइड या लेसिक्स जो है वो अपना एक्ट करेगी, और यहाँ पर वो किस किस चीज़ की रीएब्जॉर्प्शंस को रोक देगी, तो यहाँ पर वो पोटाशियम और क्लोराइड इन दोनों की रीअब्जॉर्प्शंस को इनहिबिट करके जो है वो क्या करेगी, इसकी एक्सक्रीशंस को बढ़ा देगी और बीपी को नॉर्मल कर देगी, ठीक है। दिस इज द ड्रग ऑफ द चॉइस एक्यूट हार्ट फेलियर। बात करते हैं हम कि थायजाइड ड्यूरेटिक्स और थायजाइड ड्यूरेटिक्स और पोटाशियम रिटेनिंग ड्यूरेटिक, ये दोनों की दोनों ड्रग जो है वो कहाँ पर एक्ट करेगी, तो ये डीसीटी के ऊपर ही एक्ट करेगी, ठीक है। ये यहाँ पर एक्ट करेगी, यहाँ पर एक्ट करके ये क्या करेगी, थायजाइड ड्यूरेटिक्स और पोटाशियम रिटेनिंग, ये पोटाशियम की रीएब्जॉर्प्शंस को कम कर देगी, ये क्या करेगी, ये सोडियम की जो एक्सक्रीशंस है उसको ये बढ़ा देगी, लेकिन पोटाशियम की रीएब्जॉर्प्शंस को इसको भी ये बढ़ा देगी। मतलब कि बोलने का मतलब सिंपली ये है कि जो ये थायजाइड ड्यूरेटिक्स और पोटाशियम रिटेनिंग ड्रग्स है, ये क्या करेगी कि पोटाशियम की एब्जॉर्प्शंस को या पोटाशियम की रीएब्जॉर्प्शंस को तो बढ़ा देगी, मतलब इसकी एब्जॉर्प्शंस को बढ़ा देगी, लेकिन ये सोडियम की एक्सक्रीशंस को भी बढ़ा देगी, मतलब सोडियम को ये एक्सक्रीट कर देगी यूरिन के थ्रू, और पोटाशियम की एक्सक्रीशंस को ये रोकेगी। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, पोटाशियम का लेवल तो बढ़ जाएगा बॉडी में, लेकिन सोडियम का लेवल्स कम हो जाएगा। तो इन दोनों ड्रग के साथ जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली, वो देखने को मिलता है हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया। बात करें कि ये जो दोनों की दोनों ड्रग्स है वो कौन सी कंडीशंस में कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है लिथियम के साथ और डाइजॉक्सिन्स के साथ। लिथियम ड्रग्स, और अगर किसी पेशेंट्स को लिथियम और डाइजॉक्सिन्स ड्रग्स चली हुई है तो इन दोनों ड्रग्स के साथ जो है थायजाइड ड्यूरेटिक्स और पोटाशियम रिटेनिंग ड्यूरेटिक्स, दोनों के दोनों ड्रग्स जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेंगे। बात करते हैं अगर नर्सिंग इंटरवेंशंस की, तो नर्सिंग इंटरवेंशन इसमें भी सेम रहेगी। पेशेंट्स के इनटेक आउटपुट मॉनिटर्स को हमें डेली चेक करना है, मॉनिटर्स करके रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर पेशेंट्स के इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू को भी हमें मॉनिटर्स करके रखना है, ठीक है। अगर जैसे कि सोडियम का लेवल्स कम आता है 3 जैसे कि सोडियम का नॉर्मल लेवल 135 से लेके 145 तक होता है, पोटाशियम का लेवल 3.5 से लेके 5.0 होता है, ठीक है। तो अगर ये इसकी वेरिएशंस अगर जा रहे हैं, सो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं अगेन आपको न्यू टॉपिक के साथ में मिलूंगी। थैंक